बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप चल रहे थे, ठीक है। पहला स्टेप मैंने बताया था आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला स्टेप क्या है, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को सेल से आइसोलेट करेंगे। कैसे करेंगे, एंजाइम की ट्रीटमेंट से कुछ एंजाइम मिलाएंगे और डीएनए सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किसको भी कट करेंगे, प्लाज्मिड को भी काटेंगे, वेक्टर को भी, ठीक है। उसका रीजन भी होता है क्यों सेम से काटते हैं, कोई बताएगा रीजन क्या है। सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड बनाने के लिए इस तरीके का स्टिकी एंड सेम बनेगा ताकि वो आसानी से लाइगेट कर सके, जुड़ सके, रिकम्बिनेंट डीएनए जब बनता उस समय, ठीक। तीसरा स्टेप क्या होगा, लाइगेशन। थर्ड स्टेप क्या है, लाइगेशन। लेकिन उसके भी पहले एक टॉपिक बता रहा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आया। आपने क्या किया, आपने इस तरीके से सेल से जेनेटिक मटेरियल को निकाल लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ये स्टेप खत्म हो गया। फिर दूसरा स्टेप था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा आपने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो आपको डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट नजर आएंगे। आपको जो जीन चाहिए वो सपोज करिए ये वाली जीन है, इसको कैसे अलग करेंगे बाकी डीएनए से, बाकी डीएनए से इसको अलग कैसे करेंगे बाकी फ्रेगमेंट से, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही चल रहा था, ठीक है, उसी को समझते हैं हम लोग। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एक मशीन होती है इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन, उसमें हम लोग एक जेल कास्ट करते हैं, एक जेल रखते हैं, ठीक है। उस मशीन में इस तरीके की बुक में डायग्राम दिया हुआ देखिए, ये है, ठीक है। मशीन इस तरीके से है, उसमें जेल इस तरीके से, जेल कैसे बनाते हैं मैंने बताया, अग्रोस जेल यूज किया जाता है। कौन सा जेल यूज करते हैं, अग्रोस। और अग्रोस जेल बनता कैसे है, अगार से बनता है। अगार क्या है, जिलेटियम और ग्लिसरेरिया जो रेड एल्गी है, बुक में लिखा गया है अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वीड्स। कहाँ से मिलता है, सी वीड्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है। एल्गी क्या है, वेडी है, तो समुद्र में मिल रही, क्योंकि रेड एल्गी समुद्र में मिलती है, तो सी वीड जो है वो रेड एल्गी ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो रेड एल्गी से जिलेडियम और ग्लिसरेरिया उसके एग्जाम्पल होते हैं, वहाँ से हमको अगार मिलेगा। अगार पाउडर फॉर्म में होता है, उसको मेल्ट कराएंगे, मेल्ट कराने के बाद तुरंत पोर कर देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है। पोर करा देंगे, ठंडा होगा, वो एक शीट की फॉर्म में आ जाएगा मशीन में, ठीक है। अब उस मशीन में एक साइड में क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है, और एक साइड में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और एक साइड में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये जेल है, इस जेल में आपने क्या किया, इसको कट कर लिया, जेल को कट कर लेते हैं। मशीन में ही जेल रहता है, उसी में जेल को क्या कर लिया, कट कर लिया, कट करके वेल्स बना लिया। वेल्स का मतलब टाइप से वेल्स होगा, ठीक है। ये डीएनए सैंपल लोडिंग साइट है, यहीं पर डीएनए इसके सैंपल को लोड करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसी डीएनए को हमको अलग कराना है लंबाई के आधार पर। कोई मेजरमेंट तो नहीं है, कोई स्केल नहीं है ना, कैसे डीएनए अलग अलग फ्रेगमेंट के कैसे आप अलग करेंगे। तो यहाँ पर डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। इसमें जो अग्रोस जेल भरा हुआ है, शीट की फॉर्म में है। जेल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स, ठीक है। और पोर का जो साइज है वो साइज ऊपर बड़ा, नीचे छोटा होता जाता है। मतलब कह सकते हैं इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब समझ रहे हैं ना, पतली पतली नलकाएं बन जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो पोर साइज है वो क्या है, बड़ा है, और नीचे की साइड में पोर साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये सभी में ऐसा आपको नजर आएगा। तो जब यहाँ डीएनए सैंपल को आप लोड करेंगे, जो कि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वाटर को क्या हाइड्रोफिलिक है, समझ में आया। तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ आपने नेगेटिव चार्ज लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, डीएनए को आगे रन कराना है। तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से डीएनए क्या है, इस जेल में नीचे जाएगा, और बड़े लेंथ का डीएनए ऊपर रहेगा, छोटी लेंथ का डीएनए क्या होगा, सबसे नीचे छोटी लेंथ का डीएनए आ जाएगा, सबसे छोटा डीएनए सबसे नीचे आ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींचेगा, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये एनोड है, इसको खींचेगा अपनी तरफ और इसको रिपेल कराएगा। अगर टर्मिनल को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, इस कैथोड एनोड को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो डीएनए रन नहीं करेगा।
इसको कैथोड कर देंगे तो डीएनए पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच जाएगा ऊपर ही, तो नीचे भागेगा ही नहीं, रन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो टर्मिनल यही रखते हैं यहाँ पर, डीएनए इस तरीके से रन करता है यहाँ पर। अब जब डीएनए रन कर गया तो देखिए ये ग्रुप में बना हुआ है, डिफरेंट लेंथ के डीएनए आपको यहाँ पर जेल में ट्रैप हो जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे डीएनए आकर के। ठीक है, डीएनए को देखेंगे कैसे, कहाँ डीएनए रन कर रहा हमारा। एक डाई मिलाते हैं, उस डाई को क्या बोलते हैं, इथिलियम ब्रोमाइड। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इथिलियम, बाकी चीजें मैंने बता दिया क्लास में, ब्रोमाइड। ठीक है, ये डाई है, इसको मिक्स कराते हैं, मिक्स इन डीएनए सैंपल। जो डीएनए का सैंपल आपको यहाँ रखा है, लोड कराते समय यहीं पर इसके साथ इथिलियम ब्रोमाइड डाई मिला देंगे, ऑरेंज कलर की डाई, ये डाई है। ठीक है, इस डाई की वजह से डीएनए विजुलाइज हो जाता है। क्यों मिलाते हैं? टू विजुलाइज द डीएनए, टू विजुलाइज्ड डीएनए, डीएनए को विजुलाइज देखने की, अदरवाइज डीएनए दिखेगा नहीं कहाँ वो जा रहा है। कैसे देखेंगे डीएनए को? इस इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, जेल के ऊपर क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जब इसको देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। जैसे ऑरेंज कलर इस तरीके से डीएनए रन करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं, क्या कह रहे हैं, आयोडीन के साथ नहीं है, इथिलियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है? आयोडीन नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए के बैंड्स ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे अंडर द यूवी रेडिएशन। नोट कर लीजिए, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स ऑरेंज कलर, बताइए अंडर द यूवी रेडिएशन। अब बताइए क्या करें? नारंगी कलर, कोई बात नहीं, नारंगी कलर ऑरेंज कलर कोई अलग मैच वही तो है। ठीक है, वही चीज है, वो चमकेगा, ग्लो करेगा, ऐसा ऑरेंज कलर नहीं चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? यूवी रेस की प्रेजेंस में देखेंगे जैसे रेडियम चमकता है तो व्हाइट कलर में चमकता है, उस तरीके से ये आपको ऑरेंज कलर में चमकता हुआ दिखाई देगा नारंगी कलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। डीएनए को अलग कर, अभी शुरू से डीएनए को अभी अलग नहीं किया। अब क्या करेंगे, इस मशीन में से डीएनए की शीट को निकालेंगे, अग्रोज जेल की जो शीट है इसको निकालेंगे, शीट को निकालेंगे, इस तरीके से अलग कर लिया शीट। ठीक है, और शीट में डीएनए क्या है, ट्रैप है, अलग अलग लेंथ का। आपको सपोज करिए ये वाली जीन चाहिए तो कट करके, नाइफ होता है बहुत बारीक, उससे इसको कट करके यहाँ से जेल को काट करके डीएनए को निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन मतलब सेपरेशन ऑफ द डीएनए बाय कटिंग द जेल। जेल को काट करके डीएनए को अलग करना, तो सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय कटिंग जेल। जेल को काट करके डीएनए को सेपरेट करेंगे, इसी को बोलते हैं इल्यूशन। समझ में आया? बस इतनी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि वेक्टर्स आल्सो, जो वेक्टर डीएनए होता है उसको भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर सकते हैं, इसमें अलग कर सकते हैं। वेक्टर डीएनए, जो वेक्टर को काटेंगे ना, मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर था, ठीक है, प्लास्टिक था, आपने काटा, तो जब काटेंगे तो ये टुकड़ा तो अलग रहेगा ना, दोनों है ना, इसको हमको अलग करना है। तो इसको कैसे इससे अलग करेंगे, इसी मशीन से अलग करेंगे, इसी प्रोसेस से इसको सेपरेट करा लेंगे। ठीक है, वेक्टर डीएनए को भी इससे सेपरेट करा लेंगे। अब एक लाइन जो रीजन असर्शन में आपके स्टेटमेंट में दिखेगा वो हमको बुक दे दीजिए, मैं आपको बता दूं, उसको टिक कर दीजिए। एक सेकंड, इंग्लिश वाली देखिए, डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, वो जेल में कैसे सेपरेट होता है, बाय द सीव एक्शन। सीव का मतलब होता है छोटे छोटे उसमें नलिकाएं बन जाती हैं एग्रोस जेल में, उसकी वजह से वो अलग हो जाता है। मैं एक चीज़ खोज रहा हूँ इसमें,
कहाँ गया लाइन, यहाँ पर है ये पेज नंबर। आप इस बुक में देखिए 172 पेज नंबर पर देख रहे हैं, इसमें एक लाइन लिखी गई है, थर्ड लाइन ऊपर के पैराग्राफ में थर्ड लाइन, इसको टिक कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। लिखा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग करते क्या हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये चीज़ हमको एक और चीज़ में मदद करती है। हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा, हमको कैसे पता लगेगा डीएनए कट चुका है? हमको कैसे पता लगेगा? जैसे हमारे पास ये डीएनए था, सेल से निकाला हमने डीएनए को, हमने एंजाइम मिलाया, कैसे पता लगेगा उस एंजाइम ने अपना काम किया? कैसे चेक करेंगे? तो जब इस डीएनए के सैंपल को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे तो अगर अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब डीएनए कट चुका है। और अगर नहीं नजर आ रहे हैं, एक ही बैंड नजर आ रहा है, सिंगल बैंड, इसका मतलब पूरा डीएनए एक ही है, वो कटा नहीं है। तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है चेक करने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम किया है या नहीं किया है। समझ में आ गया? चेक करने के लिए, इस चीज़ को डिटेक्शन के लिए इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो चीज़ों के लिए होता है एग्रोज जेल, एक तो होता है सेपरेशन कराने के लिए और ये चेक करने के लिए होता है, ठीक जी। तो कितने स्टेप हो गए, आप फिर से एक बार समरी में देखते जाइए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा टॉपिक थोड़ा सा। हमने डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया था, पहले सेल से डीएनए निकाला था, बता दिए कैसे निकलता डीएनए। फिर हमने क्या किया, उसको कट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा, उससे प्लाज्मिड को भी काटा, ठीक। इसके बाद क्या किया, काटने के बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमको चाहिए, जिसको कहीं भेजना उसको हमने अलग कर लिया। हमने एक वेक्टर भी कटा हुआ वेक्टर हमको मिल गया, अलग हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, जोड़ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। उस स्टेप में क्या करते हैं, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है कटा हुआ, दोनों को क्या करेंगे, टेस्ट में मिला देंगे, ठीक है, मिक्स कराएंगे और साथ में एक एंजाइम जोड़ देंगे। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। वो एंजाइम क्या करेगा, दोनों को यहाँ जोड़ देगा। ये यहाँ पर जुड़ चुका है और आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया। लेकिन उसके भी पहले एक काम करते हैं, ये जो आपने जीन निकाला, अगर इसकी संख्या बहुत कम है, इसका नंबर बहुत कम है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कराने के लिए इस जीन की बहुत सारी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो। उसको श्योर कराने के लिए हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए, इसकी कई कॉपी रखनी पड़ेगी आपको अपने पास। प्लाज्मिड की कई कॉपी रखनी पड़ेगी। हो सकता है प्लाज्मिड की जुड़े ही ना जा करके, तब क्या करेंगे, इसीलिए इसकी भी कई कॉपी रेडी कराते हैं और इसकी भी कई कॉपी रेडी कराएंगे, प्लाज्मिड जो कटा हुआ है। समझ में आ गया? तो सेवरल कॉपी रेडी होती है मशीन से, उसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मशीन का भी नाम वही है और प्रोसेस का भी नाम वही है, पीसीआर प्रोसेस को भी बोलते हैं। समझ में आया? तो पीसीआर से जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जोड़ेंगे जा करके, ठीक है। पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट या प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो उस टेक्निक को भी समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, एक टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया है जो चेन का मतलब समझते हैं श्रृंखला होती है, एक के बाद एक, बार बार वही चीज चलती रहेगी, उसको बोलते हैं चेन, ठीक है। जब कोई भी प्रोसेस बार बार लगातार चलता है उसको बोलते हैं चेन के फॉर्म में चल रहा है। पॉलीमरेज का मतलब होता है क्या चीज, किसी चीज को आगे बढ़ाना, पॉलीमराइज करना, एक पॉलीमर बनाना। जैसे अगर अमीनो एसिड को जोड़ करके हम प्रोटीन बना रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं यहाँ। और मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आप डीएनए बना रहे हैं, ये भी क्या है, पॉलीमराइजेशन है। आपने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा है मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, पढ़ा है ना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उसको बताया जाता है। इस तरीके का ये दो स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम है, ये 5 हो गया, इस पर यहाँ एक प्राइमर बनता है, ठीक है।
प्राइमर सेल में नेचुरल वाला मतलब जो बॉडी में नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक प्राइमर बनेगा, इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रैंड जो है ये पॉलीमराइज होगा। देखिए पॉलीमराइज तब होगा जब इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो रहा है, पॉलीमराइज। हम इसमें कोई चीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आपके पास ये जीन है ना? जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें कितने स्ट्रैंड हैं? 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है। इसको हमको ढेर सारी मिलियंस करोड़ों कॉपी इसकी रेडी करनी है। बिलियंस बुक में लिखा गया, बिलियन कॉपी रेडी कर सकते हैं आप एक बार में, ठीक है। एक बार में आप मशीन से बिलियन कॉपी रेडी कर सकते हैं। इसकी कैसे रेडी करेंगे? इस प्रोसेस से, समझ में आ रहा है? तो देखिए इस टेक्निक से क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। तो डीएनए आपके पास है, डीएनए का फ्रेगमेंट 10 रेडी, इससे रेडी हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट में बिलियंस कॉपी रेडी हो जाएगी, बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक। कैसे रेडी करेंगे? बाई पीसीआर। इसके लिए रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, क्या क्या चाहिए आप रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए इसके लिए? एक पीसीआर मशीन चाहिए, क्या चाहिए? मशीन, पीसीआर मशीन। और क्या चाहिए? जिस चीज को मल्टीप्लाई कराना है वो भी आपके पास होना चाहिए, मतलब डीएनए सैंपल। डीएनए टेम्पलेट में लिख रहा हूं या सैंपल लिख सकता हूं, जिस चीज को, ठीक है, डीएनए सैंपल। और क्या चाहिए बताइए? इसके अलावा एंजाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बिना एंजाइम के नहीं होता है। कौन कौन से एंजाइम चाहिए? अब आप दिमाग में रखिए, एक नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक ये बाहर हो रहा है, इसको बोलते हैं इन विट्रो डीएनए मल्टीप्लिकेशन। पीसीआर का दूसरा नाम क्या है? इन विट्रो डीएनए मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन सेल के बाहर हो रहा है, आर्टिफिशियल सिस्टम में हो रहा है। जब बॉडी के अंदर होता है वो होता है इन विवो, बॉडी के बाहर मशीन में कराया जा रहा है, इन विट्रो डीएनए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि एंजाइम किसको बोलते हैं? टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, पढ़े हैं ना डीएनए पॉलीमरेज? मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में डीएनए रेप्लिकेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। यहाँ कौन सा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए? टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज चाहिए। मतलब इसमें जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो एक स्पेशल एंजाइम है तो डीएनए पॉलीमरेज ही, लेकिन उसको टैग पॉलीमरेज वाला। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो हमारी बॉडी में होता है वो काम नहीं करेगा इस पर, ठीक है। क्यों इसी को यूज करते हैं? क्यों इसी को यूज करते हैं? थर्मल स्टेबल एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। जानते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वो इनएक्टिव हो जाएंगे, डिनेचर हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ये एंजाइम 94-95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम करता है, क्योंकि जब मशीन को जब आप ऑपरेट कराएंगे तो उसमें आपको एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर 94 करेंगे, 92 फिर घटा के लेके आएंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम स्टेबल रहता है इस मशीन में। इस स्टेप पीसीआर में एंजाइम क्या है? स्टेबल, ठीक है। ये थर्मो स्टेबल एंजाइम कैसा है? थर्मो स्टेबल एंजाइम, ठीक है, थर्मो स्टेबल। टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं इस पर। क्यों है? क्योंकि ये कहाँ से निकाला जाता है? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। कहाँ से निकालते हैं? फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इसी से क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहता है, गर्म जल धाराओं में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पर यहाँ
हाँ ये और भी हैं, लेकिन इसमें यही लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया रहता है तो इसका एंजाइम भी तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, क्योंकि टैग में देखिए टी और एग यहाँ से लिया गया है, थर्मस से टी लिया गया है और यहाँ से एग, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, थर्मल स्टेबल एंजाइम। और बताइए क्या चाहिए इसमें इसके लिए? हाँ, डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो डिफरेंस है। आपने पढ़ा है ना, नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो इस पर तो कोई समस्या नहीं आती है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है और ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? लैगिंग होता है, पढ़े ना। इस पर डीएनए फ्रैगमेंट की फॉर्म में बनता है, टुकड़ों की फॉर्म में, बाद में डीएनए लाइगेज से जुड़ते हैं फ्रैगमेंट। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं है। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन और इन विट्रो वाले में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो बाहर करा रहे रेप्लिकेशन और जो बॉडी में हो रहा, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर एक चीज आपको चाहिए कि डीएनए से डीएनए बनाना है। मान लीजिए डीएनए है, इसको कॉपी करके डीएनए बनेगा ना। देखिए डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ठीक है, अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, जानते हैं डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसको कॉपी, अगर यहाँ एडेनिन लगा है तो सामने क्या लगेगा? गुआनिन, यहाँ साइटोसिन है सामने, तो एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन लग गया ना, ये लग गया इस तरीके से। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए रॉ मटेरियल में। ठीक है भाई, जिसको जोड़ करके हम एक नई श्रृंखला बना रहे हैं डीएनए की, वो तो चाहिए मोनोमर, तो उसको बोलते हैं DDNTP या डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड इसका ये पूरा नाम है। तो क्या आप न्यूक्लियोटाइड समझ लीजिए, ये चाहिए। और क्या चाहिए? इधर देख रही है, और क्या चाहिए? अगर यही चीज आपकी बॉडी में होती है, अगर यही चीज कहाँ होती है? लिविंग सिस्टम में, तो प्राइमर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बनते हैं ना। यहाँ प्राइमर बाहर से आपको रेडीमेड प्राइमर रखना पड़ेगा, मशीन कोई प्राइमर नहीं बनाएगी ना, तो प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है प्राइमर में? बताएगा? बताओ भी कोई। प्राइमर देखिए ये है, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा तो ये देखिए, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड समझते हैं ना। 3 और 5 मिलने का मतलब क्या होता है पता होगा। इसको हमेशा डीएनए 5 से 3 बनता है। डीएनए 5 से 3, पुराना ये 3 है, ये 3 है, 5 नया जो बनेगा डीएनए उसका 5 इधर रहेगा और सामने 3, मतलब 5 से 3 की तरफ डीएनए नया बनता है। कभी आप डीएनए इस पर इधर से इधर नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है तो डीएनए इधर से इधर बनेगा, ना कि इधर से, क्योंकि अगर इधर से बनेगा तो आप बोलेंगे ये 3 हो जाएगा, तो सामने 5 तो 3 to 5 डीएनए नहीं बनता है। तो इसका रीजन क्या है कि डीएनए 5 से 3 क्यों बनता है? बनता है ना, बोलते हैं 5 से 3 बनता है डीएनए हमेशा, वो 3 to 5 कभी नहीं बनता है, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन बॉडी के अंदर हो रहा हो चाहे बाहर चल रहा हो। बताइए कोई? नहीं पता है, नहीं पता किसी को? समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने डीएनए की जो एक चेन होती है इस तरीके से देखिए, जानती है डीएनए की श्रृंखला कैसे बनी है? न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने से तो बनी है, न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने से। अब मैं देखिए न्यूक्लियोटाइड जोड़ के दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये एडेनिन हो गया, यहाँ फॉस्फेट होता है, इस तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, यहाँ गुआनिन लग गया, यहाँ बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बन गया, ठीक, यहाँ OH बनी है और ये तीसरा लग गया इस तरीके से। बताइए 5 प्राइम एंड का मतलब क्या होता है? अगर किसी डीएनए की एक स्ट्रैंड है ना, ऐसे तो होता है 5 प्राइम एंड का मतलब कि अगर मैं बोल रहा ये 5 प्राइम एंड है तो उस पर फॉस्फेट फ्री होगा। 3 प्राइम एंड का मतलब होता है कि डीएनए के अगर बोलते हैं 3 प्राइम एंड में तो इस पर एक OH फ्री होता है, क्योंकि OH कहाँ होता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में ना, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। तो जो पेंटोस शुगर होती है उसके 3 नंबर कार्बन पर OH फ्री है। इसमें भी OH था एक समय, लेकिन ये नीचे वाला जब जोड़ा तो बॉन्ड बन गया फॉस्फोडाइएस्टर, तो OH खत्म हो जाता है। OH फ्री रहेगा हमेशा लास्ट वाले पर, ठीक है। तो अगर इसको आप 3 प्राइम एंड बोल
पर OH फ्री है, 5 प्राइमर पर फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। नया न्यूक्लियोटाइड ऊपर नहीं जुड़ेगा कभी, नया कहाँ जुड़ेगा, आपको ना 5 से 3 DNA बनता है, ये 5 है तो 3 ये हुआ, इधर ही बनेगा क्योंकि नया इधर ही जुड़ेगा। इसलिए क्योंकि DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को तब जोड़ता है जब उसको एक OH नजर आता है। क्या नजर आता है, OH मिलेगा तभी वो न्यूक्लियोटाइड, OH दिख रहा है ना तो पॉलीमरेज आएगा, एक न्यूक्लियोटाइड को लेके आया, यहाँ पर फॉस्फेट है, फॉस्फेट और OH मिलकर के फॉस्फेटाइएस्टर बना दिया, वो फॉस्फेट पर नहीं जोड़ता कभी, समझ में आ रहा है। इसीलिए DNA 5 से 3 ही बनता है। तो देखिए, तो प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें समझना है। जैसे ये देखिए, ये 3 प्राइमर हुआ, ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, ये 3। एक प्राइमर बताइए कहाँ लगेगा प्राइमर, इस पर यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, प्राइमर कहाँ लगाए इस पर, 3 पर लगता प्राइमर, 3 पर लगेगा क्योंकि ये 5 डायरेक्शन तभी बोली जाएगी ना, 3 के सामने 5 एंड होता पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 से 3 हो गया ना, तो प्राइमर ये हो गया, इस पर प्राइमर इधर लग, क्योंकि DNA जिधर से बनेगा उसी डायरेक्शन में प्राइमर लगता है, इधर से बनना चालू होगा तो यहाँ प्राइमर जुड़ जाएगा, इधर से बनना चालू होगा तो यहाँ प्राइमर। अब प्राइमर की जरूरत क्या पड़ती है, प्राइमर का काम क्यों प्राइमर लगता है, नहीं प्राइमर बताइए क्यों बनता है, क्यों डायरेक्ट नहीं बन रहा है, प्राइमर की जरूरत क्या पड़ेगी, इसलिए होता है क्योंकि DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, चाहे ये वाला चाहे बॉडी के अंदर जो आपको होता है वो वाला, वो न्यूक्लियोटाइड को तब जोड़ेगा जब उसको एक OH दिखाई देगा, और OH तब दिखेगा जब पहले से OH, जब पहले से कोई न्यूक्लियोटाइड रहेगा तभी तो OH दिखेगा। आप सोचिए ब्लैंक है, एकदम कुछ नहीं है, तो कैसे यहाँ बैठा देगा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐसे नहीं जोड़ता, उसको एक OH चाहिए होता है, ठीक है, बिना OH के वो न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ेगा, तो इसीलिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्राइमर बना रहेगा उसका मतलब वहाँ OH पहले से है, अब वो जोड़ता चला जाएगा, OH तभी H को हटा के H को नहीं हटा, तभी जोड़ेगा जब OH नजर आएगा, ठीक है। DNA पॉलीमरेज जैसे दीवारों पर पेंट चढ़ाते हैं तो पहले प्राइमर लगाते हैं ना, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा तब जब इसको OH तब मिलेगा जब पहले से कोई न्यूक्लियोटाइड बैठा रहेगा वहाँ पर। तो याद रखिए जो प्राइमर्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3 प्राइमर के, किसके, 3 प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसका अपोजिट, अगर 3 प्राइमर पर यहाँ एडेनिन है तो प्राइमर में क्या होगा, थायमिन होगा, और 3 प्राइमर पर गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, ठीक है, उसी का अपोजिट होता है, ठीक। प्राइमर में, अब प्राइमर की डेफिनेशन क्या है, तो प्राइमर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 8 से 10, एक छोटा बहुत बड़ा प्राइमर नहीं होता, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड समझ लें, एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 इस तरीके से 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा DNA का सेगमेंट जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3 प्राइमर, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमर। यहाँ जो प्राइमर मिलाते हैं हम लोग वो रेडीमेड होते हैं, मार्केट में से ला करके और मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब समझ रहे हैं, ऑलिगो का मतलब फ्यू, ऑलिगो का मतलब फ्यू होता है, न्यूक्लियोटाइड की छोटी सी श्रृंखला है, ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट है, और बोल सकते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA, DNA का एक छोटा सा सेगमेंट जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता कभी प्राइमर, सिंगल स्ट्रैंड होता है, कितना छोटा होता है, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का बना, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और आगे लिखेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, ठीक है, ये प्राइमर हो गया, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें हेलिकेज नहीं चाहिए, हेलिकेज वगैरह वहाँ होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं हेलिकेज है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, SSP होती है, वो सब जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो जरूरत नहीं है, उसका कारण है, हेलिकेज का कोई काम नहीं, समझ में आएगा क्या काम नहीं है, ठीक, इतनी रिक्वायरमेंट हो गया, ये रॉ मटेरियल है, समझ में आया। आप समझते हैं कि स्टेप क्या होगा, कैसे DNA मल्टीप्लाई करेगा,
देखिए स्टेप्स, 3 स्टेप में पीसीआर होता है। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग, एनीलिंग, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। इसी को आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन। 3 स्टेप में ये रिएक्शन चलती है। रॉ मटेरियल पता लग गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो डायग्राम बुक में ऐसा ही समझाने वाला है। मशीन के अंदर डीएनए रखा हुआ छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। उसकी करोड़ों मिलियंस ऑफ कॉपी रेडी करनी है। डीएनए जानते हैं बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 3 हो गया। इसको हमको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। इसमें क्या करेंगे? आप कुछ करना नहीं है। मशीन छोटी सी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 2-3 लाख रुपए कॉस्ट। उसमें ऐसे सॉकेट बना होता है, ढक्कन खोलेंगे, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब लगी होती है प्लास्टिक की। सारी चीज़ें भर दीजिए एक साथ, डीएनए रखिए, जितनी रिक्वायरमेंट भरने के बाद में बंद करिए। बस उसको नॉब को घुमाते रहिए, टेम्परेचर सेट करते रहिए। एक बार टेम्परेचर हाई ले जाइए, फिर लो लाइए, फिर हाई करते रहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली डीएनए रेप्लिकेट चल रहा है, समझ में आया? तो पहला क्या करेंगे? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब आप मशीन का टेम्परेचर हाई करेंगे। कितना करेंगे? 94 या 92 के आसपास ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है 94, जो भी बुक में लिखा गया होगा इस टेम्परेचर पर मशीन को कर देंगे 94। अब उसमें होगा क्या? डीनेचुरेशन का मतलब डीएनए डीनेचर हो जाएगा, ये खराब टूट गया। कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप बॉडी के अंदर पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं हेलिकेज काटता है इसको। कौन काटता है हाइड्रोजन बॉन्ड? हेलिकेज। यहाँ हेलिकेज नहीं मिलाया गया क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हमको टेम्परेचर दे देंगे तो टेम्परेचर से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कट जाएगा अपने आप, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इस स्टेप में आप पढ़ेंगे। ये देखिए जब डीनेचुरेशन कराया गया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? ये देखिए अलग हो गए। 3 हो गया 5 और ये 5 हो गया 3। हाइड्रोजन बॉन्ड कट चुका है। तो इस स्टेप में डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? H बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और डीएनए की जो टेम्पलेट समझते हैं, डीएनए टेम्पलेट, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ये टेम्पलेट है, क्योंकि इसी को कॉपी करके नया बनेगा, ये टेम्पलेट होती है। तो डीएनए की जो टेम्पलेट होती है वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग हो गए और कुछ नहीं हुआ। समझ में आया? अब जैसे कि टेम्परेचर अब आपको कम करना पड़ेगा। कितना करना चाहिए? 72 कितना है? और कम लाएंगे, यानी 65 के आसपास होगा। कितना लिखा होगा? 40, कोई बात नहीं है, निकाल लो करेंगे। 40 डिग्री लेके आएंगे मशीन का टेम्परेचर, ठीक है। इतना करेंगे, एकदम लो कर देंगे। इसको करने से फायदा ये होगा कि मशीन में जो आपने प्राइमर रखा हुआ था ना, प्राइमर, वो प्राइमर ऑटोमेटिकली आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। अब तक क्यों नहीं जुड़ रहा था? इसलिए नहीं जुड़ रहा था क्योंकि प्राइमर जुड़ने के लिए देखिए, प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तभी तो जुड़ेगा प्राइमर। प्राइमर एक छोटा सा सेगमेंट, वो जुड़ेगा तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा। अगर प्राइमर में है एडेनिन है तो सामने थाइमिन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड हाई टेम्परेचर पर नहीं बनता, ठीक है। जब उस समय टेम्परेचर था हाई, तो जितनी देर तक हाई टेम्परेचर रहेगा उतनी देर तक डीएनए के स्ट्रैंड अलग रहेंगे, लेकिन प्राइमर नहीं जुड़ेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर को लो लेके आए, जैसे लो होगा तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब प्राइमर जुड़ जाएगा। अभी इसी को जुड़ा हुआ प्राइमर है, टेम्परेचर हाई कर दिए, प्राइमर तुरंत अलग हो जाएगा, यहाँ से तुरंत क्या हो जाएगा? सेपरेट, ठीक है। तो ये होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब ये होता है जुड़ना, एनील करना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? प्राइमर्स अटैच हो जाएंगे, अटैच टू 3 प्राइम एंड्स, जो अपने अपने 3 प्राइम एंड को खोज करके इस सीक्वेंस को देखिए। आपको प्राइमर ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा प्राइमर भी नहीं रख देते, प्राइमर इसके हिसाब से रखना पड़ता है। जो सीक्वेंस यहाँ पर है, इतने हिस्से की जो सीक्वेंस है ना, और इतने हिस्से की जो सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग प्राइमर रखते हैं। अगर यहाँ सीक्वेंस लगी हुई है A G T
ए लगा है और यहाँ लगा है CTAC, तो आप कौन सा वाला प्राइमर रेडी करके लाएंगे? आप लाएंगे यहाँ पर प्राइमर ए के सामने T वाला, PCA और T, ये वाला प्राइमर जुड़ेगा, ये लेके आएंगे आप। कोई जुड़ेगा ही नहीं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो जुड़ता है, समझ में आया? और यहाँ कौन सा प्राइमर रखना पड़ेगा? G, A और T और G, समझ में आया? ये वाला प्राइमर यहाँ अपने आप जुड़ जाएगा। ये प्राइमर यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ नहीं जुड़ेगा, और यही प्राइमर चाहिए, तो उसी के हिसाब से प्राइमर भी रखे जाते हैं इसमें, ठीक है? तो इस स्टेप में एनिलिंग हो गया, प्राइमर अटैच हो गया। अब क्या करना है? टेम्परेचर मशीन का थोड़ा सा हाई लेके आना है, कितना? 72 लेके आना है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? आपने जो डीएनए टैग पॉलीमरेज मिलाया है, टैग पॉलीमरेज, वो क्या करेगा? अपना काम चालू कर देगा। क्या काम करना है उसको? जैसे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, ईंटा जोड़ जोड़ करके दीवार रेडी कर देते हैं, पूरा दीवार भरेगा, तो ये आगे बढ़ा देगा, इसी स्टैंड को एक्सटेंड करा देगा। एक्सटेंशन बोलते हैं ना इस स्टेप को, एक्सटेंशन का मतलब आगे बढ़ाना। काम चालू हो गया है, इस स्टैंड को आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ेगा? रॉ मटेरियल आपने न्यूक्लियोटाइड रखे है ना, मशीन में क्या रखा है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे न्यूक्लियोटाइड का मतलब ए के सामने T जोड़ना है, G के सामने C जोड़ना है, तो ये T और C कहाँ है? न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है ना, ये रखे हुए। तो पॉलीमरेज क्या करेगा? इसके हिसाब से कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा, बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, और जैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाता है, उसको बनाना नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप रेडी होता चला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इसमें डीएनए का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन, जैसे को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का जो टेम्पलेट है नया डीएनए, वो रेडी होता चला जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम इसी टेम्परेचर पर काम नहीं कर रहा होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि 40 डिग्री पर इसने क्यों काम नहीं किया, क्योंकि 40 डिग्री पर ये काम ही नहीं, वैसे हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो इसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है वो ये वाली है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई तो रखना पड़ेगा, 72, तभी ये काम करेगा, समझ में आया? तो तीनों स्टेप में जो चीज़ें आपने मिलाई वो अपने अपने स्टेप पर काम करेंगे, वो दूसरे वाले स्टेप पर जाकर काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये एक साइकिल पूरा हो गया, तो एक साइकिल पूरा हुआ मतलब देखिए यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, 1 से 2 डीएनए रेडी हो गया ना। अब क्या है? अब अगली बार तो वही काम करना है, प्राइमर तो खत्म हो गया होगा, ठीक? मान लीजिए प्राइमर आपने ज़्यादा रख दिए थे, तो फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी कुछ मिनट तक, प्राइमर खत्म हो रहे हैं, फिर से प्राइमर मिलाइए, डीएनए टेम्पलेट के अपराध है, फिर टेम्परेचर हाई करिए, फिर वही प्रक्रिया चालू। तो 1 से 2 बनाना, फिर इससे 2 बनेगा, इससे क्या बनेगा? 2, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, और ढेर सारे डीएनए रेडी हो जाएंगे। ये था PCR। समझ में आया कोई समस्या इसमें? अब इसमें और नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन में क्या अंतर होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चलता है, हमारे अंदर ही नहीं, प्लांट के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर, सबके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हर लिविंग सिस्टम में। तो उसमें डिफरेंस देखिए, नेचुरल मतलब इन विवो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इन विवो रेप्लिकेशन, ठीक है? और इन विट्रो में क्या अंतर है? ठीक है? इन विवो कहाँ होता है? इनसाइड सेल, ये आपको सेल के अंदर मिलेगा। नेचुरल कैसा है? ये नेचुरल, और ये आउटसाइड सेल, सेल के बाहर हो रहा है, मशीन में हो रहा है ये, ठीक है? ये आर्टिफिशियल है। दूसरा डिफरेंस ये बहुत स्लो है, 24 घंटे में ह्यूमन की एक सेल डिवाइड करके 2 कॉपी बनाती है, कितनी देर में? 24 घंटे में। तो आप मान के चलिए कि 24 घंटे में डीएनए की एक कॉपी 1 से 2 डीएनए बनेगा, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करती है तो आपने सेल डिवीजन वाले में पढ़ा हुआ है कि 1 से 2 सेल जब बनेगी तो ये सेल रेडी होगी, एस फेज में जाएगी, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा, एक ही बार को होगा। 24 घंटे का समय लगता है ना पूरा, जिसमें 23 घंटे आपके इंटरफेस में ही लग जाते हैं, बहुत स्लो है, ठीक है? ये 24 घंटे में एक बार डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ बताइए, 1 मिनट में पता नहीं कितनी मिलियंस कॉपी रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो ये वेरी स्लो है, और
और ये क्या है फास्ट प्रोसेस। और क्या डिफरेंस, यहाँ पर हेलिकेज आपको नहीं मिलाना है क्योंकि टेम्परेचर दे करके हमको हाइड्रोजन बॉन्ड काट देना है। यहाँ पर टोपो आइसोमरेज नहीं मिलाना है। टोपो आइसोमरेज समझते हैं, ये देखिए इस तरीके से है ये। अब जब आप इसको काटते हैं, बोलते हैं रस्सी को जब खोलते हैं तो एंटन ऊपर भी बढ़ती है ना। तो जैसे ये नेचुरल वाला जो पढ़े हमें मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड कटते हैं होता है कितने हिस्से में हाइड्रोजन बॉन्ड कट चुका है, ऊपर एटम बढ़ रही है ना, उसको हटाने के लिए टोपो आइसोमरेज आगे चलता है, पीछे हेलिकेज चलता है। हेलिकेज ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काट रहा है और आगे क्या है, उसको एटम को हटा कौन रहा है, टोपो आइसोमरेज। पता है ये चीज, जान रहे ना टोपो आइसोमरेज पता है ना। तो वो ट्विस्ट को हटाता है। यहाँ ट्विस्ट हटाना ही नहीं है क्योंकि ट्विस्ट हटता तब है जिससे रस्सी को धीरे धीरे खोल जाएगा। यहाँ पर क्या टेम्परेचर आपने दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग, एक साथ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जब डीएनए रेप्लिकेशन चलता है तो एक साथ अलग नहीं होता कि डीएनए स्ट्रैंड दोनों अलग नहीं हो जाते हैं। धीरे धीरे डीएनए खुलता है, तो धीरे धीरे खुलेगा तो एंटन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक साथ अलग किए गए, टेम्परेचर दे करके। यहाँ पर हेलिकेज हो गया, टोपो आइसोमरेज रिक्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है उसकी नॉट रिक्वायर, जरूरत ही नहीं है। समझ रहे ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड एक साथ होते हैं। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसा होता है डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या है एट वंस पूरा एक साथ हो जाएगा, लगे हाथ एक साथ डीएनए रेप्लिकेशन पूरा इधर से उधर खत्म। यहाँ धीरे धीरे होता है, समझ लेना। अब एक चीज हमको कोई बताइए, उसमें लाइगेज को जरूरत नहीं है। यहाँ लाइगेज जरूरत है, डीएनए लाइगेज नेसेसरी, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड। बताइए कोई क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ क्यों जरूरत है। यहाँ टुकड़ों को जोड़ना है ना, यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ टुकड़ा बनता है। कोई टुकड़ा बना, यहाँ बना नहीं बना। देखिए आप इस तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, यहाँ प्राइमर लगा, यहाँ इसको बढ़ा दिया, कहाँ फ्रेगमेंट बना। लाइगेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ लाइगेज की क्यों जरूरत पड़ती है, किसी को पता है? दो रीजन इसमें, ये डीएनए है, इस पर डीएनए लगातार बन रहा होता है, इसको कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको बोलते हैं लैगिंग। तो इस पर डीएनए टुकड़ों की फॉर्म में क्यों बन रहा है, ये भी डायरेक्ट तो नहीं बन गया, टुकड़े बने ना, तो ये टुकड़ों को क्या बोलते हैं, ऊपर जाके फ्रेगमेंट। इन्हीं को जो जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज, किसी गैप को सील करता है ना। यहाँ फ्रेगमेंट क्यों बना, यहाँ डायरेक्ट क्यों बन रहा है डीएनए, किसी को नहीं पता है। इसका रीजन है डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है। एक साथ अगर डीएनए खुल जाता, आप सोचिएगा ह्यूमन का डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर होता है ना। अगर 2 मीटर का डीएनए एक साथ खुल जाए, ये आपका 2 मीटर का डीएनए है, रस्सी की तरीके से होता, अगर ये पूरी रस्सी इस तरीके से एक साथ अलग हो जाए, ये देखिए इस तरीके से ये अलग हो जाए, तो कोई समस्या नहीं। यहाँ प्राइमर बनेगा, यहाँ प्राइमर लगेगा, इसको बढ़ाएगा, इसको टुकड़ा बनेगा ही। फ्रेगमेंट इसलिए बनता है क्योंकि डीएनए स्टेप ही खुलता है, स्टेप बाय स्टेप खुलता भी है डीएनए। ठीक है, कैसे खुलता है वो देखिए। जैसे ये है इस तरीके से डीएनए होता है, बुक में डायग्राम दिया है, इतना डीएनए ओपन हो चुका है ना। ये यहाँ इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड, इसका दूसरा वाला छोर 5, ये 5 सामने 3, इसका दूसरा छोर 5 हो गया ना। ऐसे होता है, 3 के सामने 5 लगेगा, 5 से 3 डीएनए बनेगा, जानते ही हैं। 3 के सामने 5 लगता है, 5 से 3 डीएनए बनेगा। इस पर कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि ये जगह खाली है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ा रहा है। समस्या इस पर आती है, प्राइमर यहाँ बन नहीं सकता है। बताइए यहाँ प्राइमर बनेगा, इस पर यहाँ प्राइमर नहीं बनता है क्योंकि यहाँ बनेगा तो आपको 5 के सामने 3 दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि उसका भी रीजन है कि 5 के सामने 3 क्यों होता है, ठीक, और 3 दिखाना पड़ेगा, सामने 5 दिखाएंगे, 3 से 5 डीएनए बनता ही नहीं। मैंने रीजन बता दिया आपको,
इससे पाइप डीएनए नहीं बनता है। 5 से 3 तब क्या होगा, तब यहाँ से प्राइमर यहाँ बनता है इसका, और चूंकि यहाँ बनेगा तो जब ये पाइप छोर है तो इसको आप यहाँ 3 समझेंगे। कौन सा 3 मानेंगे, ऊपर भी देखेंगे। अगर ये डीएनए है, अगर मैं इसको बोल रहा 5 तो इसका कोई भी छोर, चाहे ये वाला 3 चाहे बीच में से काट लीजिए, वो भी 3 होगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 3 होगा, और 3 है तो सामने तब लगेगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब ये बन गया था जी सर, इतना बन चुका। अब डीएनए और खुलेगा, जब और खुलेगा तो इसका देखिए ये डीएनए और खुल गया। इतना जितना पहले से है, जितना पहले ओपन हुआ था, ये डीएनए बाद में ओपन हुआ है। ठीक है, पहले वाली कहानी देखिए, पहले वाले में 3 था, इतना डीएनए बन चुका था, ये लंबाई मैंने दिखा रहा हूँ। इस पर क्या है, प्राइमर ये था, यहाँ पर प्राइमर, इसमें प्राइमर ये था, इतना डीएनए इस पर बना है। डीएनए और खुला ना, इस पर कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस पर तो OH हमेशा दिखेगा। ये तो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए इसको लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड करता है। समस्या इस पर आई तो खाली जगह हो गया, देखिए और वैकेंट हो गया, जगह हो गया ना, क्योंकि खुलेगा तो वैकेंट होगा ही। फिर ये प्राइमर नया बनाना पड़ेगा यहाँ से बॉडी को, और फिर ये इसको आगे बढ़ाएगा तो यहाँ एक गैप बनेगा, इस गैप को बाद में सील किया जाएगा। तो डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है। एक साथ नहीं खुल सकता, उसका रीजन क्या, क्यों नहीं खुलता एक साथ डीएनए? ह्यूमन का डीएनए की लंबाई इतनी ज्यादा है, 2.2 मीटर है, कि एक साथ खुल ही नहीं सकता है। समझ गया, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस है, यहाँ पर सिंपल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, नॉर्मल वाला सिंपल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है। यहाँ पर कौन सा, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि मशीन का टेम्परेचर एक बार बढ़ाना पड़ता है ना, तो सिंपल वाला ले लेंगे तो खराब हो जाएगा। क्या करना चाहिए, ये नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, तो इसमें कहाँ डीएनए लाइगेज चाहिए, नेसेसरी है, वहाँ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ नेसेसरी है। अब इसको आप कर दीजिए सर, उसको पहले आप कर दीजिए, तब बताता